जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आज ओपीएससी पीओआई को डिस्कशन सीरीज समाधान 4 पे हम ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बची हुई जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि Which climatic phenomena is characterized by cooler than normal sea surface temperatures in the Central Pacific Ocean? So ये क्वेश्चन है, question is about the Central Pacific Ocean and the options are La Nina, El Nino, monsoon and tornado. So the correct answer will be La Nina. तो ये कैसे ला नीना होगा वो भी देखेंगे, और बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, एल नीनो क्या है, मॉनसून क्या है, टोर्नाडो क्या है, इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है पैसिफिक ओशन का, ठीक है, पैसिफिक ओशन का पिक्चर है। अब इसमें होता एग्जैक्टली क्या है ना, ड्यू टू साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, जो इक्वेटोरियल वार्म वाटर क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में आके डिपॉजिट होता है, एक्यूमुलेट होता है, यानी जमा होती है। मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के कारण इक्वेटोरियल जो वार्म वाटर होता है वो आके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में एक्यूमुलेट होती है, यानी जमा होती है। अब इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर क्रिएट होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में ही बहुत ज्यादा बारिश होगी और पेरुवियन कोस्ट में सूखा पड़ेगी। तो इसी फेनोमेना को ला नीना कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ला नीना इसी फेनोमेना को कहा जाता है क्या ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, और उसके ऑपोजिट में पेरुवियन कोस्ट में क्या होगा, यहाँ से अंडर वाटर यहाँ से जो वाटर आएगी ये न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की वजह से छोटी मच्छी इसको खाने के लिए आएंगे। अब छोटी मच्छी को खाने के लिए बिग फिश आएंगे, यानी बड़े मच्छी। अब इसके कारण पेरुवियन कोस्ट पे, यानी पेरुवियन कोस्टल एरिया पे बहुत सारी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं एल नीनो क्या है ना। एल नीनो इसका टोटली बिल्कुल ऑपोजिट है। जो वार्म वाटर कहाँ डिपोजिट होती थी पहले, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में, अब ये पेरुवियन कोस्ट में डिपोजिट होगी। अब इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी पेरुवियन कोस्ट पे, ठीक है। अब लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा ना, पेरुवियन कोस्ट पे। तो बारिश ऑब्वियसली कहाँ पे होगी, पेरुवियन कोस्ट पे। इसके ऑपोजिट पहले होती थी ऑस्ट्रेलिया पे, जिसको ला नीना कहा जाता था, अब हो रही है साउथ अमेरिका यानी पेरुवियन कोस्ट पे, तो इसको एल नीनो कहा जाता है। अब इसकी वजह से इसके जो ऑपोजिट कोस्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया पे क्या होती है, कभी कभार सूखा पड़ती है। अब सूखा की वजह से आप सुने होंगे वाइल्ड फायर, बूश फायर, ये सब फेनोमेना यहाँ पे डेवलप होती है ऑस्ट्रेलिया पे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए आज आपको हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। देन बाकी जो टर्मिनोलॉजी थी साइक्लोन एंड टोर्नाडो, उसको भी देख लेते हैं। साइक्लोन क्या है, cyclone is an intense vortex or a whirl in the atmosphere with very strong winds circulating around it in anti-clockwise in direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere। ये साइक्लोन का डेफिनेशन है। अब देखते हैं टोर्नाडो एग्जैक्टली लोकल फेनोमेना है। ये भी रोटेटिंग विंड है, लेकिन ये प्योरली लैंड, मतलब प्राइमरी लैंड बेस्ड फेनोमेना है। और साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर कहाँ पे, ओशनिक फेनोमेना है। और ये फ्यूनल शेप्ड वाला जो आप देख रहे हैं, फ्यूनल शेप्ड क्लाउड, ये वाला, ये है टोर्नाडो, जो कि लोकल फेनोमेना है। साइक्लोन लो प्रेशर फेनोमेना और थोड़ा बड़ा फेनोमेना, वाइल्ड ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। अब मॉनसून क्या है ना, मॉनसून रेफर्स टू ए सीजनल विंड पैटर्न, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम which move या फिर which blows in one direction लगभग 6 महीना, फिर another direction।
तो इसका आंसर मानसून कभी भी होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ला नीना। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेसिक सा है, बहुत ही आसान सा है। देखते हैं क्या है ना, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है ना, ऑस्ट्रेलियन कुछ स्टेट्स दिया हुआ है और कुछ सिटीज दिया हुआ है। तो इन स्टेट्स के अंदर कौन सी सिटीज आती हैं। देखिए क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। और इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, एडिलेड दिए हैं, ब्रिस्बेन, कैलगरी, मेलबोर्न एंड सिडनी। अब इसकी ऑप्शन यानी ये आंसर होगी, करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड स्टेट्स के अंदर कौन से आती है, ब्रिस्बेन सिटी आती है, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड जो सिटी है वो आती है। अब 2 हो गया। अब है आपका विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया कहाँ पे आती है, विक्टोरिया के अंदर मेलबोर्न सिटी आती है, मैं इसको पिक्चर में दिखा दूंगा, डोंट वरी। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कैलगरी सिटी आती है, मैं इसको पिक्चर के साथ दिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। क्वींसलैंड आइलैंड जो है, क्वींसलैंड जो है, ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसके अंदर होगी मैच द फॉलोइंग में। साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या, एडिलेड है, ठीक है। ये बेसिकली फेस्टिवल, फूड एंड वाइन की वजह से जाना जाता है। और विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया कैपिटल मेलबोर्न है, अब ये स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है बेसिकली। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, कैलगरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गोल्ड माइनिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। देख लीजिए पिक्चर में एक बार, ये है, ये क्वींसलैंड, ये है ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट जिसको बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, मेलबोर्न साउथ में है, एडिलेड इधर है, एडिलेड, और बाकी जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इधर है। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन आता है फिर से, मैच द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब है नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट है, अब गलत, मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि एग्जैक्टली करेक्टली बताया या नोट बताया, तो नोट बताया। अब इसमें से कुछ डेट है, जैसे कि जून है, दिसंबर है, मार्च है, सितंबर है, और सन्स के पोजीशन दिया हुआ है। अब सन्स किस पोजीशन में कब रहता है, ठीक है। तो जून महीना में मिड डे सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए एक बार, ये वाला मिड डे सन जून महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल है। फिर देखते हैं क्या है, दिसंबर महीने में मिड डे सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही है। मार्च में मिड डे सन ओवर इक्वेटर, बिल्कुल सही है। और ये जो डी जो है, मिड डे सन ओवर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल पर सन कभी उस सितंबर में आती नहीं, क्या कभी आती नहीं। अब देख लीजिए, जून में मिड डे सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप देखे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की पोजीशन रहती है। मार्च एंड सितंबर में क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेटर पे रहता है, ठीक है। लेकिन द सन नेवर डायरेक्टली ओवरहेड एट द आर्कटिक सर्कल, सन डायरेक्टली नेवर हेड कहाँ पे, डायरेक्टली नेवर ओवरहेड एट द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में कभी होती नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होती। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फेनोमेना जान लेते हैं फंडामेंटल के लिए। इक्विनेक्स, इक्विनेक्स क्या है जो हमने पढ़ा 21 जून एंड 23 सितंबर, क्या है ना, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, जिसको इक्विनेक्स कहा जाता है। इसके मतलब ये है कि एट दिस पोजीशन सन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन द इक्वेटर, ये वाला, ठीक है। इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज होती है सन की, जिसको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट यानी इक्विनेक्स कहा जाता है। और क्या है, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस कब होती है, 22 दिसंबर, ठीक है। तभी क्या होता है ना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, और इसकी वजह से सन्स रेस वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन की जो रेस है कहाँ फॉल होती है, वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी टाइम पे नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, तभी नाइट्स लॉन्ग हो जाती है देन द डेज। और बाद में देखते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्या है ना, ये 21 जून को होती है,
यहाँ पे डेज आर लॉन्गर हो देन नाइट्स। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन टिल्टेड होती है, ठीक है। अब देखते हैं और एक दो तीन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजी। एक है एपिहेलियन, एक है पेरिहेलियन। तो ये जो सन की पोजीशन है, क्योंकि सॉरी अर्थ की पोजीशन है, अर्थ एलिप्टिकल पथ में घूमती है सन की चारों ओर। अब जब क्लोजेस्ट हो जाती है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर, तभी उसको बोलते हैं, जनवरी महीने में जनरली होती है, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है, क्लोजेस्ट पोजीशन। और जो फारदेस्ट पोजीशन है अर्थ की सन से, इसको बोलते हैं एपिहेलियन। ये जनरली जुलाई में होती है और लगभग 152 किलोमीटर 52 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अर्थ रोटेशन डे पे क्वेश्चन है, ये बेसिक सवाल है। तो ऑप्शंस क्या है? द अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 8 एवरी ईयर, बिल्कुल सही है। दिस डे इज डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द डिस्कवरी ऑफ अर्थ शेप। देखिए ये जो है इसका ऑप्शन है, क्या होगा? 1 और 4। क्या होगा? 1 और 4। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 और 4 होगा। अब बताते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट कब होता है? 8 जनवरी एवरी ईयर। क्यों होता है? ना डिस्कवरी किया गया था अर्थ रोटेशन बाय फ्रेंच मैन, कौन? लियो फौकाल 1851 में। तो ये डिस्कवरी किया गया था अर्थ की रोटेशन को, तो इसलिए जनवरी 8 को एवरी ईयर अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। अब ये सही है। सेकेंड नंबर ऑप्शंस बता रहा है कि दिस इज, ये बता रहा है कि क्या बता रहा है? देखिए अर्थ शेप को डिस्कवरी किया गया था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा है वो। फिर ऑप्शन नंबर 3 है दिस डे इज सेलिब्रेटेड एक्नॉलेज द अर्थ ब्यूटी। क्या यहाँ पे अर्थ ब्यूटी की बात कुछ कहा गया है? बिल्कुल नहीं, अर्थ रोटेशन की बात कही गई है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, क्योंकि ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स मूवमेंट, रोटेशन की बात की गई। तो 1 और 4 इज द राइट आंसर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर। टाइडल वेव्स आर कास्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। टाइडल वेव्स, ज्वार भाटा की बात की गई है। तो ये आसानी से आपको पता होगा और सबको पता होगा कि मून्स ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑन द अर्थ। फिर भी मैं दिखा देता हूं। देखिए ये मून है, ये मून है और ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब ये अर्थ जो है, मैं कलर चेंज कर लूं, ये अर्थ है। अब मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स मिला के इसकी वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन अर्थ एंड मून आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेना ऑफ टाइड्स। सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन एज कंपेयर टू मून नहीं हो पाती, क्योंकि मून सन से, ये अर्थ से बहुत क्लोज है, ठीक है। अब और एक दो फेनोमेना है, जैसे कि स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड जो है ये बहुत लार्जर होती है, क्योंकि अर्थ इधर है, मून एंड सन बोथ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ इंपैक्ट होता है, एक ही लाइन पे होता है, जिसको सीजीगी भी कहा जाता है। इसको अलग से वीडियो में कभी डिस्कस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जो लार्जर होती है। और नीप टाइड जब सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन इस तरह होती है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उतना हो नहीं पाता, तभी इसको नीप टाइड बोलते हैं, जो कि थोड़ा स्मॉलर होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ लैंड नियर सी इज वेरी लेस कंपेयर टू दैट फ्रॉम द सी, दिस इज ड्यू टू। इसकी जो आंसर होगी, इसकी आंसर होगी हाई हीट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। अब ये क्या एग्जैक्टली है? देखो यहाँ पे बताया, मतलब वाटर का जो है, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब यह है कि वाटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है बहुत सारे हीट को, ठीक है, और इसको टेम्परेचर बिना बढ़ाए। दैट मीन्स water can absorb and store large amount of heat without significant rise in temperature। होता क्या है? ड्यूरिंग डे टाइम सी जो होता है
मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज सी है और ये लैंड है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम सी एब्जॉर्ब्स हीट, सी क्या है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादा, और इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि लैंड को ज़्यादा गर्म नहीं होती, लैंड ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते उसके आसपास। इट प्रिवेंट्स द लैंड फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, क्योंकि ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी। और रात में क्या होता है, एट नाइट द सी रिलीज, ये अगेन रिलीज करती है, क्या करती है, रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है, बहुत जल्दी नहीं, स्लोली। इट रिलीज द हीट stored heat slowly, keeping the surrounding water warmer and moderating effects of the sea reduce temperature fluctuations in the coastal region। ये इसका आंसर है। और उसके साथ क्या है, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर नियर द सी also plays a role in maintaining a stable temperature as it retains heat more effectively than the dry air। ह्यूमिड एयर ज्यादा हीट रिटर्न करता है। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया है जो लोकल विंड्स के फेनोमेना में, आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही है और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा वीडियो लाने में आप तक पहुंचाने में आसान हो और मोटिवेट हो। सो गॉड ब्लेस यू। वंदे उत्कल जननी। थैंक यू।